हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मिंद्रता। ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ गया, ठीक है। तो थोड़े पर्सनल रीजंस के कारण वीडियो नहीं बना पाया है। तो ये वीडियो भी वैसे काफ़ी लेट है, 12:30 बज रहे हैं अराउंड। तो अभी ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है LCS। बट क्या है कि हम डीपी की प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है डीपी ऑन स्ट्रिंग्स। तो इसमें क्या है कि हमें क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दी होगी या दो स्ट्रिंग्स दी होगी, ठीक है। और क्या है कि उस पर डीपी लगेगी। और क्या है कि उसमें भी काफी तरह की प्रॉब्लम्स है, हम सारी डिस्कस करेंगे। एक तो मेन होती है LCS की। तो LCS की प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो LCS करेंगे। मैं इसकी वीडियो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पहले एक दो वीडियो LCS पे आएगी। फिर उसके बाद में एक ही वीडियो में मैं 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कि LCS के क्वेश्चंस उठा लिए और डिस्कस कर लिए कि ये क्वेश्चन में कैसा अप्रोच रहेगा, ठीक है। फिर वो सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरे और क्या से होते हैं इसमें डीपीएन स्ट्रिंग में, पैलिड्रोम के क्वेश्चन। पैलिड्रोम मतलब शुरू से देखने में भी कोई चीज सेम लगे, एंड एंड से भी। जैसे ए बी ए है, ठीक है। तो इधर से पढ़ो तो भी ए बी ए है, इधर से पढ़ो तो भी है। बट इसमें भी जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो LCS से ही होते हैं, ठीक है। LCS में जो S है वो होता है सब सीक्वेंस। और एक सब स्ट्रिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं। सब स्ट्रिंग के क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं और क्या है कि स्ट्रिंग्स में भी आ सकते हैं। और इसमें अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एडिट एडिट करनी स्ट्रिंग को मेरे को, या मेरे को कन्वर्ट करनी है इनटू अदर स्ट्रिंग, या मेरे को कोई गिवन स्ट्रिंग है, मेरे को उसको पैलिड्रोम में बनाना है, ठीक है। तो मेन 3-4 टॉपिक होते हैं, मैं कह सकता हूँ कि एक तो होता है कि LCS वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एक होते हैं पैलिड्रोम वाले क्वेश्चंस, बट LCS का कॉन्सेप्ट लग जाता है, आपस में इंटरलिंक्ड है। और होते हैं सब स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस। और होते हैं कि मेरे को स्ट्रिंग पे कोई ऑपरेशन लगाना है, या तो दो स्ट्रिंग को सेम बनाना है, या एक स्ट्रिंग को रिड्यूस करके दूसरी स्ट्रिंग, मतलब दोनों में डिफरेंस फाइंड करना है, या कुछ भी हो सकता है कि मेरे को दूसरे में कन्वर्ट करना है, या मेरे को डिफरेंस फाइंड करना है कुछ। तो ये सब हम करेंगे। अब सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है कि सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग में फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसी में कहूँ कि मेरे को सब स्ट्रिंग है, तो सब स्ट्रिंग क्या है कि मेरे को स्टार्ट से लेके एंड तक कॉन्टिन्यूस चीज चाहिए। बट वेर एज इफ आई से सब सीक्वेंस, तो सब सीक्वेंस में क्या है कि मैं कोई भी ऐसे चूज करूं, ऑर्डर मेरा मेंटेन रहना चाहिए कि जैसे मैंने पहले ए चूज किया, फिर उसके बाद मैं ए से पिछले टर्म्स नहीं चूज कर सकता। मैं जाऊंगा आगे ही, बट आई कैन स्किप एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैंने ACD कर दिया। तो ये होता है सब सीक्वेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स है। हमें क्या है कि इन दोनों स्ट्रिंग्स में लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड करना है। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ठीक है। अब क्या है कि अगर देखो कि कोई ऐसा सीक्वेंस, जैसे मैं मान लूं कि ABE, ठीक है। ABE इसका एक सब सीक्वेंस है। इसमें ABE है नहीं है, तो ये सब सीक्वेंस ही नहीं है। अगर मैं कहूं कि दोनों में A है, हाँ है, और उस सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी है 1, बट हमें क्या चाहिए लॉन्गेस्ट। तो कुछ और देखते कि हिट, मतलब देखने से कुछ बड़ा लग रहा है। अगर मैं AE देखूं, तो AE दोनों में सब सीक्वेंस आ रहा है, इसकी लेंथ कितनी है 2। अब थोड़ा और बड़ा करें तो ऊपर भी आ रहा है ADE, नीचे भी आ रहा है ADE, इसकी लेंथ कितनी है 3, ठीक है। तो इसमें अब इसकी लेंथ 3 से ज्यादा नहीं बढ़ सकती, क्योंकि P इसमें है, P इसमें नहीं है। अगर 4 बनाना है तो P भी इसमें होना चाहिए। तो इसका आंसर है ADE। हमें बस इस क्वेश्चन में यह बताना है कि उसकी लेंथ कितनी होगी जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। अब क्या है कि हम क्या है कि एट ए गिवन पॉइंट सिर्फ हम एक करेक्टर को देख सकते हैं कि हम वो सब सीक्वेंस में आते हैं कि नहीं। मान लो कि मेरा जो फाइनल आंसर, मान लो कि इसका आंसर है ये, इसका आंसर है ADE। तो क्या है कि अगर मैं ये स्ट्रिंग में देखूं कि मैं ये करेक्टर पे सोच रहा हूं कि ये करेक्टर मेरा LCS में आएगा या नहीं, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है। एक तो है कि मैं उसको नहीं इंक्लूड कर रहा, या मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि वो LCS में नहीं आ रहा, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो LCS में आ रहा है, यही है। अब LCS में नहीं आ रहा या आ रहा है, ये डिपेंड क्या किस पे करेगा कि ऊपर वाली स्ट्रिंग में वो करेक्टर है कि नहीं, ठीक है। तो बट इसलिए क्या है कि हमें दोनों स्ट्रिंग्स को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करना होगा। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास स्ट्रिंग है कुछ भी AXYZ
एंड मतलब अगर मैं स्ट्रिंग को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूं, तो अगर कुछ ऐसी चीज बने तो मैं ये कह सकता हूं कि ए, देखो शुरू में दोनों में कॉमन है, मैं कह सकता हूं कि ए तो मेरा आएगा ही आएगा। मेरे को ये पता है कि अगर दो स्ट्रिंग के स्टार्ट में मेरा ए आ गया तो जो एलसीएस है उसमें क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स इंक्लूड करने हैं, तो हम ये फाइनली कह सकते हैं कि मेरा जो एलसीएस है उसकी स्टार्टिंग ए से ही होगी, ठीक है। बट अब अगर यहां पे बी होता तो अब क्या था कि अगर मैं शुरू से देख रहा होता कि मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा होता कि मेरे को कौन सा एलिमेंट एलसीएस में लेना है, नहीं तो फर्स्ट केस में क्या था कि अगर मेरा करेक्टर सेम है तो वो 100% एलसीएस में आएगा ही आएगा, कि जैसे यहाँ पे ए था ना, तो अगर मेरा करेक्टर सेम है, मैं शुरू से अगर मैचिंग करनी शुरू करूँ तो अगर करेक्टर सेम है तो वो आएगा ही आएगा। तो वहां पे मेरे को सिर्फ एक ही चीज कहनी है कि इंक्लूड इन एलसीएस, ठीक है, कि वो करेक्टर को इंक्लूड कर दो एलसीएस में। अब अगर मैंने ये करेक्टर को इंक्लूड कर दिया एलसीएस में तो अब मैं इन दोनों स्ट्रिंग को ऐसे ट्रीट कर सकता हूं कि मेरे पास सिर्फ यही स्ट्रिंग्स हैं बस, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट करेक्टर है वो तो एलसीएस में आएगा आएगा, बाकी फिर मैं बाद में देखने अगले करेक्टर्स। बट अगर फर्स्ट करेक्टर ही नहीं मैच हो रहा, जैसे कुछ है बी सी डी ई, अब ए या बी, एक का फर्स्ट करेक्टर है दूसरे का है बी, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं इसमें इमीडिएटली इग्नोर नहीं कर सकता किसी को, कि मैं कह दूं कि मैच नहीं कर रहे, इन दोनों को डिस्कार्ड कर दो। बट डिस्कार्ड क्यों नहीं कर सकते, देखो इसमें बी आ रहा है तो इसमें हम ऐसा सब सीक्वेंस ले सकते हैं जो बी से स्टार्ट हो, इसमें भी हम ऐसा सब सीक्वेंस ले सकते हैं जो बी से स्टार्ट हो, तो हम इमीडिएटली क्या है कि दोनों को इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट क्या है कि हमें इससे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि जो स्टार्ट है मेरा, जो मेरा एलसीएस का स्टार्ट है वो या ए से होगा या बी से होगा या दोनों इग्नोर हो सकते हैं, और इग्नोर बोथ। अभी जब मैंने कंपेयर किया मेरे को सेम नहीं मिले, मैं सिर्फ तीन चीजें कह सकता हूं कि या तो ए से स्टार्ट होगा या बी से, या मेरे को दोनों इग्नोर करने पड़ेंगे, ठीक है। बट मैं क्या कह सकता हूं, इतनी श्योरिटी है कि दोनों से तो स्टार्ट नहीं होगा, मतलब एक को तो मेरे को इग्नोर करना ही पड़ेगा, है ना, कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो मेरा एलसीएस है वो ए से भी स्टार्ट हो रहा हो बी से भी स्टार्ट हो रहा हो, या तो ए से होगा या बी से होगा या दोनों में से किसी से भी नहीं होगा। अगर ए से होगा तो इसमें मैंने क्या बी को इग्नोर किया, अगर बी से हुआ तो मतलब क्या है कि मेरा ए कहीं नहीं जाएगा, मतलब अगर इसका बी से स्टार्ट हुआ तो बाकी स्ट्रिंग फिर इसके आगे से ही देखूंगा मैं, क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ तो ऊपरली स्ट्रिंग में भी मेरे को फर्स्ट करेक्टर कौन सा चाहिए, बी। अगर ये बी को मैंने इंक्लूड किया तो ऊपरली स्ट्रिंग से चाहिए मेरे को फर्स्ट करेक्टर बी, बट शुरू वाला करेक्टर बी नहीं है, तो क्या है कि ऊपरली स्ट्रिंग को मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये पूरी स्ट्रिंग और ऊपर एक छोटी स्ट्रिंग। तो अगर बी से मैंने स्टार्ट कर दिया, ए बी दोनों तो ले नहीं सकते, एक को तो इग्नोर करना ही पड़ेगा, बट अगर बी से स्टार्ट है तो मेरे को ए को इग्नोर करना पड़ेगा, और अगर दोनों से ही नहीं स्टार्ट हो रहा तो क्या है कि मेरे को बोथ ए एंड बी इग्नोर करने पड़ेंगे। अभी क्या है कि इस पोजीशन पे मैं थर्ड चीज तो नहीं कर सकता कि ए एंड बी दोनों को इग्नोर कर दूं, क्योंकि मेरे को आगे की स्ट्रिंग का नहीं पता कि मेरे को आगे की स्ट्रिंग पे क्या मिलेगा। बट आई कैन श्योरली डू दीज थिंग्स, कि मैं एक को इग्नोर कर सकता हूं, मेरे को पता है। तो मैं क्या करता हूं कि मेरे पास दो केसेस है ना, ये और ये, मैं क्या करूंगा एक केस में बी को इग्नोर करके देख लूंगा, ठीक है, कि बी को इग्नोर करके मेरा क्या आंसर बनता है। फिर अगले केस में क्या है कि मैं ए को इग्नोर करके देख लूंगा, तो जिससे मेरा ज्यादा आंसर है वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो क्या है कि मेरे को करना क्या है, अगर तो करेक्टर सेम है इंक्लूड करो, अगर नॉट सेम तो मेरे दो केसेस बनेंगे, इग्नोर करेक्टर इन स्ट्रिंग 1 या इग्नोर करेक्टर इन स्ट्रिंग 2। तो जिससे भी ज्यादा आंसर आया वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब क्या है कि एक और चीज, ठीक है, कि अगर मैं देखो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए बी सी एंड डी, तो मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को दो चीजें चाहिए, कि स्टार्ट इसका 0 से हो रहा है एंड 3 पे हो रहा है, ठीक है। बट
जब मैंने आपको कहा ना कि शुरू से कंपेयर करूं, शुरू से कंपेयर करने के एक डिसएडवांटेज है कि मेरे को 2 पॉइंटर्स चाहिए ट्रैक करने के लिए कि स्ट्रिंग मेरी कितनी बची है। अब देखो कि मैंने ए पे डिसीजन ले लिया कि उसको इंक्लूड करने नहीं, तो मेरे को ये पॉइंटर आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि मेरी ये स्ट्रिंग चेंज रहे। अब एंड से हम नहीं बढ़ा रहे तो एंड तो सेम रहेगा, बट शुरू वाला पॉइंटर मूव कर रहा है, तो मेरे को 2 चीजें चाहिए स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट यही चीज अगर मैं एंड से करता ABCD, कि शुरू तो सेम रहेगा 0 से ही, मैं एंड पे इस पॉइंट पे डिसीजन लिया कि अब क्या करता कि मैं मैचिंग जो करनी है जैसे ABCDE एंड ADPE की, मैं मैचिंग शुरू से करने की बजाय एंड से करूंगा। एंड से करने का ये फायदा है कि ये भी इधर जाएगा या ये इधर जाएगा, ये दोनों जाएंगे, ठीक है। बट क्या है कि शुरू वाला मूव नहीं करेगा। मतलब अगर मैंने ई पे डिसीजन ले लिया कि ई को एलसीएस में लेना है, दोनों सेम है, तो दोनों पॉइंटर्स जो है मेरे इस पॉइंट पे आ जाएंगे। तो अब क्या है कि जो इतनी स्ट्रिंग है इसको मैं सिर्फ एक पॉइंटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है स्टार्ट 0 ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बट इसमें मेरे को एंड पता नहीं था क्योंकि हर एक स्ट्रिंग की लेंथ अलग हो सकती है, बट स्टार्ट तो 0 से होगी। तो इसको रिप्रेजेंट हम एक ही करेक्टर से कर सकते हैं यूजिंग 1 पॉइंटर, नहीं तो इधर 4 पॉइंटर बन जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि चीज हम यही करेंगे, बट क्या है कि कंपेयर करेंगे एंड से स्टार्ट करना, ठीक है। तो 2 चीजें हुई। तो सबसे पहले अब क्या लिख लेते हैं कि मेरा रेकरेंस रिलेशन क्या बनना चाह रहा है, कि हम स्टार्ट करेंगे एंड से। ठीक है, अब क्या है कि मैं स्टार्ट करूंगा एंड से। तो पहली चीज है कि करेक्टर मेरा सेम है, तो करेक्टर सेम है तो मैं इंक्लूड इन एलसीएस। अब अगर मैंने एक करेक्टर को इंक्लूड कर दिया एलसीएस में, तो उसका मतलब है कि एलसीएस में लास्ट में ई आएगा। लास्ट में ई आएगा मतलब क्या है कि मेरे को एक लेंथ पता चल गई एलसीएस की, कि मतलब एटलीस्ट 1 करेक्टर तो एलसीएस में आएगा। तो इस केस में क्या आंसर आएगा, 1 प्लस एलसीएस ऑफ, इसकी अगर मान लो लेंथ है m एंड इसकी लेंथ है n, तो अगर हमने ये करेक्टर को इंक्लूड कर दिया तो हम क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे दोनों स्ट्रिंग से, कि ये तो मेरा आएगा ही आएगा। अब मेरी जो न्यू स्ट्रिंग्स बन गई कंपेयर करने वाली, जिसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, वो m-1 एंड n-1 लेंथ की बनी। तो अगर इस रिलेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन सम फंक्शन LCS ऑफ m-1 एंड n-1 इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल्स, सॉरी m एंड n, तो इधर मेरा क्या बनेगा जब मेरा मैच हो गया करेक्टर, तो इधर बन जाएगा मेरा 1 प्लस LCS ऑफ m-1 एंड n-1, ठीक है। और क्या है कि इस केस में क्या बनेगा कि अगर मेरा मैच नहीं हो रहा, तो क्या है कि मेरे को 2 चीजें देखनी है कि ABCDE एंड ADP, ठीक है, कि इसको मैच करने से मेरा ज्यादा आंसर आता है या ABCDADPE इसको मैच करने से ज्यादा आंसर आता है। इसमें तो मैच कर ही रहे थे, कुछ अलग केस ले लेते हैं, ठीक है, कि जैसे AB एंड AC ले लिया, चलो। तो अब क्या है कि B एंड C मैच नहीं कर रहे, तो अब क्या है कि मैं देखूंगा कि जो एंड पे है, एंड पे BC दोनों साथ में नहीं ना आ सकते, या तो B आएगा या C आएगा, मेरे को एक करेक्टर तो इग्नोर करना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले मैं B को इग्नोर करके देख लूं। B को इग्नोर किया तो मेरा क्या बन गया, ऊपरली स्ट्रिंग में सिर्फ A, नीचली स्ट्रिंग में AC, इन दोनों में मैं कॉमन देख लूंगा, या AB एंड A में, ठीक है, इन दोनों में मैं कॉमन देख लूंगा, दोनों का रिजल्ट क्या आता है। अब क्या है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये फिर से वापस जाएगा A एंड C में मेरा क्या आ रहा है, मैच नहीं कर रहा, तो इसमें भी सेम जाएगा। ऊपरली स्ट्रिंग क्या होगी खाली, नीचली स्ट्रिंग क्या बन गई मेरी AC, ये रिटर्न करेगी 0 क्योंकि एक एम्प्टी स्ट्रिंग है दूसरी AC है, तो दोनों में कोई मैचिंग नहीं है। इसकी राइट हैंड साइड A और नीचे वाला करेक्टर अब इग्नोर कर दिया, हमें A इग्नोर करना था या C, तो हमने C इग्नोर कर दिया इस साइड, तो इसका आंसर आएगा मेरे को 1 क्योंकि दोनों A है सिंगल करेक्टर। तो अब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि 2 चीजें बनी हमें, या तो ऊपरला करेक्टर इग्नोर करके या नीचेला। एक का आंसर आ रहा है 0, एक का आंसर आ रहा है 1। इसका मतलब क्या है कि दोनों इसमें जो मैक्सिमम आंसर है, जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है, वो 1 है, ठीक है। इसमें भी सिमिलरली 1 है। अब क्या है कि 1 एंड 1 है,
तो मतलब क्या है कि दोनों में सबसीक्वेंस सेम है, तो जो मैक्सिमम ऑफ 1 है तो ये भी रिटर्न करेगा 1। तो हमने किया क्या, एक करेक्टर इग्नोर किया एट ए टाइम। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 2 केस बन गए कि अगर करेक्टर सेम नहीं है तो मेरे को क्या ले लेना है, मैक्सिमम ले लेना है आंसर ऑफ इग्नोरिंग 1 करेक्टर एट ए टाइम, मैक्सिमम ऑफ LCS ऑफ m-1 एंड n। इसमें क्या हुआ, ऊपरले में से एक करेक्टर रिमूव कर दिया या नीचेले में, तो ये चीज मेरी बन गई। ठीक है, तो ये मेरा रेकरेंस रिलेशन बन गया। अब रेकरेंस रिलेशन बन गया, दूसरी चीज क्या है कि डीपी में एक रेकरेंस रिलेशन चाहिए होता है, दूसरी बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या है कि जब इनमें से कोई इनपुट अपनी लोएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो m की लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 0, n की लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 0। m0 का मतलब है कि ऊपरली स्ट्रिंग एम्प्टी है, n0 का मतलब है कि नीचे वाली स्ट्रिंग एम्प्टी है। तो इन आइदर केस, चाहे ऊपर वाली स्ट्रिंग एम्प्टी हो चाहे नीचे वाली, अगर एक स्ट्रिंग एम्प्टी है तो दूसरी स्ट्रिंग में कुछ है, तो कॉमन तो उनमें से कुछ भी नहीं है ना, एक खाली है। तो बेस कंडीशन क्या बन जाएगी मेरी, अगर m 0 को इक्वल है तब उसका आंसर क्या है कि 0 है। अगर एक स्ट्रिंग 0 है, m इक्वल्स टू 0 या n इक्वल्स टू 0, अगर एक स्ट्रिंग 0 है तो उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो सकता। नहीं तो क्या है कि हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि करेक्टर सेम है कि नहीं, करेक्टर सेम है तो वो करेक्टर हमने इंक्लूड कर दिया, और अगर करेक्टर नहीं सेम तो हमें एक करेक्टर को इग्नोर करना होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि एक करेक्टर इग्नोर करके क्या किसका ज्यादा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो वो ले लिया। अब हमारे पास रेकरेंस रिलेशन भी आ गया, बेस कंडीशन भी आ गई। अब आगे कोड करना बहुत आसान है। ठीक है, तो थोड़ा मैं साइड पे स्टार्ट करूंगा, मेन चीज ही लिखूंगा, बस मैं सिर्फ मेन पार्ट लिखूंगा कोड का। तो बेस मेन पार्ट में क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर बेस कंडीशन ही आएगी। ठीक है, तो बेस कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वही से रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं हो रही तो मेन फंक्शन क्या था हमारा, LCS ऑफ n m एंड n, और डाटा टाइप क्या थी, इंटीजर, क्योंकि हमें लेंथ रिटर्न करनी थी। अगर तो ये है ठीक है, नहीं तो क्या था, अब हमें करेक्टर मैच करना था लास्ट पे। इसमें m एंड n पे लेंथ मत ले लेना, m मींस लास्ट करेक्टर, तो वो होगा लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग -1, n होगा लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग -1। तो अब हम इन्हें मैचिंग करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि इफ स्ट्रिंग 1 का जो m पे करेक्टर है वो सेम है एज स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 2 पे nth करेक्टर पे, तो ये चीज होगी मेरी, मैच कर गया। तो उस केस में मेरे को क्या रिटर्न करना था, अभी मैं डीपी मेमोराइजेशन नहीं लगाई, अभी मैं सिंपल रेकरेंस रिलेशन बना रहा हूँ, बाद में करेंगे मेमोराइजेशन। 1 प्लस LCS ऑफ m-1 एंड n-1। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है कि अब क्या है कि यहाँ पे एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहां से ये सेटिस्फाई हुआ तो ये रिटर्न कर देगा, नहीं तो क्या है कि इस पॉइंट पे आएगा। तो वो पॉइंट मैं ऐसे ही लिख देता हूँ डायरेक्टली, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ LCS ऑफ m-1 कमा n एंड LCS ऑफ m एंड n-1। ठीक है, अब ये मेरा सोल्यूशन बन गया, बट इसमें डीपी नहीं लगी, डीपी नहीं लगी। अब क्या है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि मेरा ऊपर m था n था, अब वो ये वाले पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरी एक मेरी फाइंडिंग होगी m-1 एंड n, दूसरी होगी m एंड n-1, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फिर ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, m-1 n-1, और इधर दूसरा, और ये भी इधर हो गया कि m-1 n-1। तो ये जो सारी फाइंडिंग्स हैं, ये सारी कैलकुलेशंस रिपीट हो रही हैं, तो ये रिपीट ना हो, तो इसीलिए हम इसमें डीपी इंक्लूड करते हैं, ताकि क्या है कि हमें सेम सोल्यूशन बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। डीपी में क्या है कि हम बार बार चीजों का सोल्यूशन फाइंड नहीं करते, हम क्या है कि एक बार फाइंड करके स्टोर कर लेते हैं, तो दोबारा जब चीज की जरूरत पड़े तो उसी टेबल से ले लेते हैं। तो अब क्या है कि डीपी टेबल में कितने वेरिएबल्स होंगे, जितने वेरिएबल्स हमारे क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 2D डीपी है। अब क्या है कि वेरिएबल्स कहां से वेरी करते हैं, ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स हैं, एक है m, दूसरा है n। m की मिनिमम वैल्यू 0,
m की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब m की वैल्यू क्या है कि जब हम पास करेंगे तो कम हो रही है ना, तो मतलब हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी शुरू में, लेंथ -1, ठीक है। तो इधर आएगा लेंथ -1, इफ m इक्वल्स टू 0। हम m इधर लेंथ भी पास कर सकते हैं या लास्ट करेक्टर भी, तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या पास कर रहे हो। तो जो मेरा कोड बना है वो इस हिसाब से बना है कि मैंने m को इंक्लूड कर लिया स्ट्रिंग 1 डॉट लेंथ एंड n को यूज कर लिया एज ए स्ट्रिंग 2 डॉट लेंथ। तो अगर मैंने दो स्ट्रिंग्स है जैसे a b c एंड d है, दूसरी है a b d, मैंने ये पास किया, इसमें पास होगा मेरा 4, इसमें पास होगा 3, बट जो हमें कंपेयर करना है शुरू में लास्ट करेक्टर, वो मेरा होगा m-1। अगर m लेंथ है तो इसका जो लास्ट करेक्टर होगा वो होगा m-1 और इसका जो लास्ट होगा वो होगा n-1। तो मेरे को थोड़ा इधर चेंज करना होगा, इधर मेरा m-1 आ जाएगा या इधर n-1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीज मेरी सेम रहेगी। अब क्या कि जो m की हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या होगी मेरी स्ट्रिंग 1 की लेंथ के इक्वल, तो मैं वो इसे इधर वैसे ही m ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और जो दूसरा वेरिएबल है n, वो भी 0 से जाएगा n तक। तो जो मेरा डीपी टेबल है वहां पे मेरे को कितनी वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, m+1 एंड n+1। तो दिस विल बी द साइज ऑफ डीपी टेबल। तो इसमें दो चीजें होती हैं, पहला ऑपरेशन होता है लुकअप, कि मतलब मैं क्या है कि देखूंगा कि जैसे मैंने कहा था कि मेरी दो प्रॉब्लम थी, एक ट्री के इस साइड और दूसरी ट्री के उस साइड, जो कि सेम प्रॉब्लम थी। तो मैं क्या करूंगा, जब पहली बार ये वाली मेरे को क्या है कि एक सॉल्यूशन में दो बार सेम चीज सॉल्व करनी पड़ी, तो मैं क्या करूंगा जब पहली बार करूंगा तो क्या है कि वो स्टोर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि दूसरी बार जब मैं करूंगा तो क्या है कि मेरे को पता है कि इसमें सॉल्यूशन पड़ा है, तो क्या है कि मैं इसे सॉल्व करने की बजाय यहाँ पे लुकअप करूंगा, कि मैं देखूंगा कि अगर इधर आंसर है तो डायरेक्टली मैं वही आंसर रिटर्न कर दूंगा, नहीं तो मेरे को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है कि जब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मेरे को क्या करना चाहिए, लुकअप करनी चाहिए, कि मैं सबसे पहले देख लूं कि टेबल में वो वैल्यू है भी कि नहीं। अगर मेरी सेम प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हो तो मैं दोबारा क्यों सॉल्व करूंगा। अब क्या है कि हम प्रॉब्लम कैसे मतलब कह रहे कि जो एलसीएस ऑफ m, n है, दैट मीन्स जो डीपी टेबल में m, n पे जो वैल्यू है वहां पे आंसर मेरा स्टोर होगा। तो मतलब क्या है कि मैं शुरू में चेक करूंगा कि मेरा डीपी ऑफ mn एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब क्या है कि मेरी ये वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है या नहीं, इसको पता करने के लिए मैं एक डमी वेरिएबल यूज करूंगा। डमी वेरिएबल का काम ये होता है कि जैसे मैंने डमी वेरिएबल रख दिया -1, तो वो क्या बताएगा कि अगर इधर -1 है तो वैल्यू अभी तक कैलकुलेट नहीं हुई, अगर -1 नहीं है तो मतलब क्या कि वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। तो मैं क्या करूंगा कि इफ डीपी ऑफ mn इट इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या है कि पहले से किसी ने वो वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, तो मेरे को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न डीपी ऑफ mn, ठीक है। तो एक ये चेंज हुआ मेरा, ये मेरी कौन सी चीज होगी, लुकअप। अब क्या कि अगर लुकअप सक्सेसफुल ना हुआ कि डीपी में वो किसी ने फाइंड नहीं की सब प्रॉब्लम, तो मेरे को खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। सॉल्व करके क्या है कि मैं स्टोर कर दूंगा ताकि बाद में किसी को दिक्कत ना आए वो चीज सेम स्टोर करने की। अब क्या कि स्टोर कब करनी है मेरे को, जब मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे आएगी मेरी, तो ये रिटर्न करने से पहले क्या है कि मैं वैल्यू स्टोर कर दूंगा वहां पे, ठीक है। तो ये चेंज किया मैंने एक चीज, और क्या है कि इधर भी ऐसे ही कर दूंगा। आप इसको दो अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो, बट ऐसा सेम सही रहता है। तो ये वैल्यू ऐड करने से मेरी मेमोराइज हो गई, ठीक है। तो ये मेमोराइजेशन क्या है, मेरी टॉप डाउन है। देखने पे लगेगा बॉटम अप क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है, बट टॉप डाउन है क्योंकि जब हम इसे प्रॉब्लम को ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो टॉप से हम डाउन जा रहे हैं ना, कि हमने एक बड़ी प्रॉब्लम से सब प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया। ये m की जगह m से कम ही होगी ना वैल्यू, ये n की जगह n या उससे कम होगी ना, सो टॉप से डाउन जा रहे हैं। बट डीपी टेबल में ये बॉटम से अब दिख रही है टॉप डाउन, ठीक है। ट्री की फॉर्म में आया तो टॉप डाउन। तो ये मेरी होगी मेमोराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेरी ऑफ mn, क्यों, क्योंकि
हमें एट मैक्स कितनी प्रॉब्लम सोल्व करनी है, mn, ठीक है। जब डीपी की कॉम्प्लेक्सिटी देखनी होती है तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम कितनी प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़े। रेकरेंस रिलेशन से काफी ज्यादा आती है, बट क्या है कि वो चीज एक बार सोल्व कर ली तो बार बार नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें एट मैक्स कितनी प्रॉब्लम सोल्व करनी है, mn, m+1 इंटू n+1, मतलब mn हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी मेरी, ऑफ mn, क्योंकि टेबल लगा m+1 और n+1 साइज का, ठीक है। तो ये बन गई मेरा कंप्लीट एलसीएस का सॉल्यूशन। अब क्या है कि इसी में मैं इसको आइटरेटिव अप्रोच से बना दूंगा। ये रिकर्सिव अप्रोच है ना, इस पे मैं एक अलग वीडियो बना सकता था, ठीक है, वो हफ्ते बाद डाल सकता था, बट ये वीडियो पे ही मैं कहता हूँ कि साथ ही में कर रहे हो तो साथ ही में आपको करा देनी चाहिए, नहीं तो 2 वीडियोस देखोगे, अभी वीडियो में ही आगे करा दूंगा तो आप कम एफर्ट लगेगा, क्योंकि आपने ये अभी कर लिया है, ठीक है। अब इसका इटरेटिव अप्रोच क्या है कि जैसे मैंने ये टेबल था, डीपी टेबल था, मैं कैसे ये फिल हो रहा था, सबसे पहले वो इस पॉइंट पे गया, देखा कि वैल्यू फाइंड हुई कि नहीं, फिर उसने उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, सब प्रॉब्लम्स का आंसर था, ठीक है, नहीं तो फिर वो ऊपर ऊपर सब प्रॉब्लम्स पे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, मतलब टेबल हम नीचे से भरना शुरू कर रहे हैं। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हमें इस पॉइंट की वैल्यू चाहिए थी, जैसे इसके लिए क्या कि हमने इसको और इसको पहले देखा कि इसकी वैल्यू है कि नहीं, फिर वो ऊपर ऊपर गए। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि उल्टी डायरेक्शन में जाए, ये ऊपर को जा रही थी नीचे को आए, कि मतलब पहले ये दोनों की वैल्यू अगर मैंने फाइंड कर ली तो मेरे को पक्का पता है कि मैं इसकी वैल्यू आराम से फाइंड कर लूंगा। तो वही इसमें चीज होती है कि हम आप ऊपर से नीचे वैल्यूज फिल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डीपी टेबल इसमें सेम रहेगा, ठीक है, 0 से लेके m तक, 0 से लेके n तक। हमें क्या है कि यहाँ पे रीच करना है और हमें टेबल फिल करते जाना है, ठीक है। अब क्या है कि देखो कि रिलेशन मेरा कैसे बन रहा है, टेबल फिल करने से पहले रिलेशन देखो कैसे बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे हूं m, n सेल पे, तो इस केस में मेरी वैल्यू आंसर किस पे डिपेंड कर रही है, m-1 एंड n-1 सेल पे, मतलब डायगनली ऑपोजिट सेल। मतलब मेरे को अगर ये सेल फिल करना है, मेरे को ये आंसर चाहिए, तो मेरे को पहले ये फाइंड करना होगा, ठीक है, एक केस। दूसरा केस क्या है कि अगर ये चीज नहीं है तो ये चीज है, तो इस केस में क्या है कि अगर मैं m-n पे हूं तो मेरे को 2 चीजें चाहिए, m-1 ऊपर हो गया एंड n, एक मेरे को ये आंसर चाहिए, और एक m एंड n-1, एक मेरे को ये आंसर चाहिए। मतलब इस पॉइंट पे अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, या तो मेरे को ये पॉइंट चाहिए, मतलब हो सकता है कि मेरे को इस पॉइंट की जरूरत पड़ जाए, अगर इस पॉइंट की जरूरत पड़ गई तो सीधा मेरा आंसर आ जाएगा, नहीं तो क्या है कि मेरे को हो सकता है कि इन 2 पॉइंट्स की जरूरत हो। तो क्या है कि टू बी सेफ मेरे को इस पॉइंट पे आने से पहले इन तीनों पॉइंट्स की सोल्यूशन चाहिए। तो इन तीनों पॉइंट्स के सोल्यूशन चाहिए, तो मेरे को डीपी टेबल ऐसे फिल करने की, अगर इस पॉइंट पे पहुंचू तो ये तीनों ऑलरेडी फिल्ड हो, तो डीपी टेबल मैं ऐसे फिल कर सकता हूँ। अब ऐसे फिल करते हुए देखो कि अगर मैं ऐसे डीपी टेबल फिल कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट पे आया तो ये वाली ऑलरेडी मेरी फील्ड होगी, इसका भी मेरे को आंसर पता होगा, इसका भी आंसर मेरे को पता होगा, तो तीनों का आंसर पता है, तो मैं आसानी से इसका कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे फिल करने की कोशिश करूं तो देखो कि अगर मैं इस पॉइंट पे आऊं, इस पॉइंट पे आया, तो ऊपरली मेरी ऑलरेडी फिल्ड है, ये भी ऑलरेडी फिल्ड है, ये भी ऑलरेडी फिल्ड है, तो क्या है कि तीनों मेरी ऑलरेडी फिल्ड है, तो क्या है कि इसका भी आंसर मैं फाइंड कर सकता हूँ आसानी से। मैंने स्टार्ट इधर से किया कि इधर से किया, इधर से, इधर से, फिर इधर से, बट अगर मैं ऐसे रोज फिल करना स्टार्ट करूं, सबसे पहले ये, सबसे पहले वो, तो वो नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जब आया मैं, तो मेरे पास सिर्फ इस पॉइंट का सोल्यूशन है, बट ये भी मैंने कैलकुलेटेड नहीं की। तो डायरेक्शन भी मैटर करती है कि कैसे फिल करनी है। मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसे ही हम रोज एंड कॉलम्स फिल करते हैं, ठीक है। अब क्या कि फिल करते टाइम क्या होगा कि देखो, मेरे को सारी वैल्यूज फिल करनी है, तो मैं 2 वेरिएबल्स लूंगा, आई एंड जे, फिल करने के लिए कोई भी ले सकता हूँ। आई रिप्रेजेंट की मैं कौन सी रो को फिल कर रहा हूँ, जे रिप्रेजेंट में कौन सा कॉलम को फिल कर रहा हूँ। तो इधर एम थी रो के लिए, तो मेरा क्या है कि इधर जो एम है, एम मेरा चेंज हो जाएगा आई में, एंड जो एन चेंज हो जाएगा वो मेरा होगा जे में। एंड आई एंड जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, मेरी 0 से, ठीक है, कि ऊपर से भरना फिल स्टार्ट करूंगा, फिर ऐसे ऐसे सारा भरते जाऊंगा। तो क्या है कि यहीं पे चेंज कर लेते हैं, थोड़ा साथ में लिख देते हैं। एम की जगह मेरे को करना था आई, एंड एन की जगह करना था जे, ठीक है।
अब बेस कंडीशन इधर तो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इधर बेस कंडीशंस देखो कहाँ कहाँ आ रही है बेस कंडीशंस, ये m इक्वल्स टू 0 वाला फुल कॉलम और n इक्वल्स टू 0 वाला फुल कॉलम। तो मतलब क्या है कि मैं जब फिल कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम आएगी, तो वहां पे मेरे को 0 फिल करना है। फिल तो मेरे को सारा टेबल करना है, उसके लिए वैसे मैं एक ऊपर पूरी लूप लगा देता हूँ, 4i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू m, i प्लस प्लस, ये क्या है कि पूरी रो को आइटरेट करेगी, 4j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन इक्वल्स टू n, j प्लस प्लस, ये पूरे कॉलम को आइटरेट करेगी। अब आइट्रेशन के दौरान मैंने सबसे पहले देखूंगा कि बेस कंडीशन, इधर बेस कंडीशन लिखी थी ना, तो इधर भी बेस कंडीशन सबसे पहले फिल करेंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, अगर m की जगह हो गया मेरा i, n की जगह हो गया j, तो इधर रिटर्न नहीं कुछ करना है क्योंकि ये अभी आइट्रेटिव फंक्शन है, मेरे को आगे आगे कैलकुलेट करती जानी है। तो क्या है कि मैं स्टोर करूंगा डायरेक्टली dp ऑफ ij इक्वल्स टू 0। ये पहला केस हो गया, ठीक है। ये इतना पार्ट मेरा खत्म हो गया, तो इसको रब कर दो। सेकंड चीज ये है, तो कोड दोबारा लिखने की बजाय इधर ही चेंज कर दूंगा। इसके बाद यहां से कंटिन्यू, m की जगह आ जाएगा मेरा i, इधर भी आ जाएगा i, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी रिटर्न तो कुछ करना नहीं है, dp ऑफ mn इक्वल्स टू 1 प्लस dp ऑफ m माइनस 1 एंड n माइनस 1, m नहीं यार ij है, इधर i हो गया, इधर j हो गया, ठीक है। तो इधर भी चेंज कर दूंगा, रिटर्न तो कुछ करना नहीं है, इसे हटाया, तो dp ऑफ i j इक्वल्स टू, कोई कोड एडिटर होता तो सीधा m की जगह n रिप्लेस कर देता, इधर हर एक की जगह अलग करना पड़ता है, i j माइनस 1, इधर LCS नहीं आएगा, इधर आएगा dp क्योंकि वैल्यू स्टोर्ड है ऑलरेडी, dp ऑफ i माइनस 1 एंड j, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज करके ये मेरा सोल्यूशन बन गया आइट्रेटिव, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। डीपी ऑफ स्ट्रिंग में मैंने एक क्वेश्चन करा दिया आइट्रेटिव से एंड रिकर्सिव रिलेशन से, ठीक है। ये वाला था मेरा टॉप डाउन नहीं, ये बॉटम अप है, क्योंकि मैं छोटे केस स्टडीज का छोटे इनपुट्स के लिए फाइंड कर रहा हूँ और क्या कि उससे बड़ा इनपुट बना रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया बॉटम अप, देखने में टॉप डाउन है, ठीक है। यही दिक्कत होती है कि बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है। अब मैंने दोनों डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट वाली वीडियोस में मैं क्या है कि आइटरेटिव ही यूज करूंगा, क्योंकि आइटरेटिव में क्या है कि रिकर्सिव स्टैक यूज नहीं होता, तो वो स्पेस बच जाती है, और क्या है कि लूप्स ही लगानी है, तो मेरे को ये इजी लगता है। तो आपको अगर ये इजी लगता है तो इससे कंटिन्यू करो, ये इजी लगता है तो इससे कंटिन्यू करो, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ओके, वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो।